फ़ोटोशॉप का बेसिक लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप का वर्क स्पेस और इसका जो लेआउट है, यानी कि इसका जो वर्क स्पेस एरिया है, उसके ऊपर हम लोग किस तरह से काम करते हैं। उस पूरे वर्क स्पेस के बारे में आज आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं फ़ोटोशॉप को। इसी के साथ फ़ोटोशॉप के दो बेसिक टूल्स हैं जो आज इस लेक्चर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। एक सिलेक्शन टूल है और एक आपकी मार्की टूल है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको फ़ोटोशॉप के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि व्हाट इज़ फ़ोटोशॉप और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद और फ़ोटोशॉप की पहली क्लास के अंदर आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि मैंने आपको अनाउंस किया था कुछ दिनों पहले कि हम लोग फ़ोटोशॉप के ऊपर जो है हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फ़ोटोशॉप का। और इस लेक्चर के अंदर जो है आज मैं आपको 3 चीज़ें हैं फ़ोटोशॉप के बारे में, क्योंकि बेसिक लेक्चर है तो इस बेसिक लेक्चर के अंदर आज आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि बिल्कुल बेसिक हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिगनर्स। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी हमारी आज फ़ोटोशॉप का पूरा वर्क स्पेस। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उस वर्क स्पेस के अंदर जो कि हम देख सकते हैं या हमें आगे जाके इस्तेमाल करनी है इस फ़ोटोशॉप के अंदर। सेकंड जो चीज़ है वो फ़ोटोशॉप के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि फ़ोटोशॉप बेसिकली है क्या और किस लिए इस्तेमाल किया। और थर्ड में हम जो है दो बेसिक टूल्स हैं फ़ोटोशॉप के। मैं आगे जाके समझाने वाला था ये दो टूल्स, लेकिन मैंने सोचा कि आज ही इस लेक्चर में कवर कर देता हूं ताकि आपको जो बेसिक सिलेक्शन टूल्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मालूम हो जाएं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमारे चैनल पे आने वाली हैं आगे जाके। दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑन RSL ट्यूटर। ग्राफिक्स का ये पहला लेक्चर है, यानी कि पहला प्ले लिस्ट का कोर्स है हमारा ग्राफिक्स के हवाले से। और ग्राफिक्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मैं आगे देने वाला हूँ। अच्छा, फ़ोटोशॉप खोलने से पहले या फ़ोटोशॉप की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है वो ग्राफिक्स के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको मालूम होना कि फ़ोटोशॉप को हम बेसिकली इस्तेमाल क्यों करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मैं एज अ प्रोग्रामर काम करता हूँ तो मैं फ़ोटोशॉप के ऊपर क्यों आया हूँ, और वो क्या चीज़ें हैं जो मैं सिखा सकता हूँ और कोई और नहीं सिखा सकता। कोई और आपको जो चीज़ सिखा रहा है वो अपने तरीके से सिखाता है। मैं अगर कोई चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो वो मैं अपनी तरीके से डिलीवर करता हूँ। अच्छा, ग्राफिक्स के बारे में आप, यानी कि सबसे पहले अगर मैं ग्राफिक्स की तरफ जाता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर हूँ तो मैं ग्राफिक्स किस तरीके से सिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, प्रोग्रामर होने से पहले मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर चुका हूँ बहुत पहले, बहुत ही, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सबसे पहले जो कंप्यूटर फील्ड में आया था तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए था वो था ग्राफिक्स, क्योंकि ग्राफिक्स के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। एक मतलब मेरा पार्ट ऑफ द लाइफ था मेरा ग्राफिक्स के ऊपर काम करना। काफ़ी अर्सा जो है मैंने जॉब्स भी करी ग्राफिक्स के हवाले से। और मैं ये कह सकता हूँ कि 5 to 6 ईयर्स मैंने जो है वो अपने करियर के जो है वो ग्राफिक्स के लिए दिए हैं। तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस है ग्राफिक्स के ऊपर, जिसमें बहुत सारे ग्राफिक्स के आईडीज़ में कह सकता हूँ, यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे एडोबी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसी तरीके से बहुत सारे कोरल ड्रॉ। और बहुत पहले एक सॉफ्टवेयर आया करता था मैंने स्टार्टिंग में, यानी कि मैंने उनके ऊपर काम किया था। तो ग्राफिक्स के ऊपर मेरा काफ़ी जो है पुराना, मैं कह सकता हूँ कि मेरा इसके साथ लिंक है ग्राफिक्स के साथ। इस बात से मत घबरा रहिएगा कि मैं आपसे क्या सिखा सकता हूँ क्या नहीं। ट्यूटोरियल्स के अंदर रहिएगा, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर उनको फॉलो करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप, जब हमारे ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ग्राफिक्स के, ख़ासतौर पे हमारा जो एडोबी का ये लेक्चर चल रहा है, जब ये कंप्लीट होगा तो आप प्रो डिज़ाइनर कहला सकते हो, यानी कि आप प्रो लेवल के ऊपर ग्राफिक्स के अंदर काम कर सकते हैं। एडोब के ऊपर आते हैं सबसे पहले। तो एडोबी के बारे में हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडोब फोटोशॉप जो है, जब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जब सबसे पहला वर्जन जो मैंने इस्तेमाल किया था वो एडोब का 7.0 वर्जन था जो कि मैंने इस्तेमाल किया था आज से तकरीबन मैं कह सकता हूँ 9 to 10 ईयर्स बैक। 10 साल या 9 साल पहले मैंने फ़ोटोशॉप को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया था। उस टाइम पे, यानी कि स्टार्टिंग होती है, हर यूज़र जो है वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो मैं, यानी कि काफ़ी जगहों पे ये करता था कि किसी चीज़ का, किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी उठा ली, अपना फेस जो है ना वो क्रॉप किया, कटिंग करी और आप उस बॉडी बिल्डर के फेस के ऊपर लगा दी। तो यानी कि ये स्टार्टिंग की चीज़ें होती हैं जो आप अक्सर जो है वो नया यूज़र जो है इन चीज़ों को करता है। और इन चीज़ों को करने के बाद ही यूज़र सीखता है कि जो हम
काम कर रहे थे वो किस लेवल का था और अब सीखने के बाद जो हम काम कर रहे हैं वो किस लेवल का है। तो वो जो चीज़ें थी वो बेसिकली वो वहीं तक लिमिटेड थी। मेरे जहन में ये था कि ये फ़ोटोशॉप यहीं तक लिमिट है, लेकिन जब मैंने फ़ोटोशॉप को एक्सप्लोर किया और एज अ कैरियर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेकर गया हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि फ़ोटोशॉप इतना वास्ट सॉफ्टवेयर है कि मैं भी अभी तक इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज भी सीखता हूँ कि मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आता है या कोई क्लाइंट का काम मेरे पास आता है तो उसके अंदर भी मैं ऐसी चीज़ें सीख रहा होता हूँ जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ। तो फ़ोटोशॉप बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था जो कि जब इंट्रोड्यूस किया गया, और अब जो है ये सिर्फ लिमिट नहीं है सिर्फ कि आपके इसके अंदर फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो या मतलब फ़ोटो रीटचिंग कर सकते हो, मतलब आपकी जो इमेजेस हैं आप उनको रीटचिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, ये सब चीज़ें लिमिटेड नहीं है फ़ोटोशॉप के अंदर। फ़ोटोशॉप की बाउंड्रीज़ अब काफ़ी वास्ट हो चुकी हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग नहीं है, फ़ोटो एडिटिंग से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फ़ोटोशॉप जो है बेसिकली रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ग्राफिक्स के अंदर दो मतलब आपके पास ग्राफिक कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला जो है वो रास्टर बेस्ड है एंड द सेकंड वन इज़ वेक्टर बेस्ड। एडोबी के दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, एडोब फोटोशॉप एंड द सेकंड वन इज़ एडोब इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर बेसिकली वेक्टर बेस्ड काम करता है। वेक्टर बेसिकली आपका मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर डेसिबल्स कोड यानी कि डेसिमल कोड्स जो होते हैं उनके ऊपर काम करता है। उसके जो ग्राफिक्स होती है उन डेसिमल्स के ऊपर काम कर रहा होता है आपका वेक्टर। और जो रास्टर है बेसिकली ये काम करता है अ बंच ऑफ बिलियंस बिलियंस पिक्सल्स के ऊपर। बेसिकली पिक्सल जो है वो आप ये कह सकते हो कि एक स्मॉल ब्लॉक जो है वो अपने मतलब उस ब्लॉक के अंदर बेसिकली एक कलर प्रॉपर्टी जो है वो सेव करता है, और जब वो पिक्सेल्स आपस में मिलते हैं तो तब जाके एक स्टिल्ड इमेज बनती है, और वो जो इमेज होती है बेसिकली वो कहलाती है रास्टर इमेज। तो बेसिकली आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक है वो डिपेंड करता है इन दो मेन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो कि फर्स्ट था वेक्टर एंड द सेकंड वन इज़ रास्टर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, रास्टर के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा। जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि रास्टर में बेसिकली क्या क्या चीज़ें लाया करती हैं और रास्टर को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है इस्तेमाल करना। बेसिकली जब रास्टर के अंदर आप आते हैं तो रास्टर को मैं ये कह सकता हूँ कि रास्टर की जो इमेज टाइप्स हैं जिसके अंदर आपके पास जेपैग इमेज आ जाती है, पीएनजी फॉर्मेट आ जाता है, जिप फॉर्मेट आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अंदर बहुत सारी यानी कि फॉर्मेट्स हैं रास्टर के अंदर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे चल के। अच्छा, रास्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? रास्टर की कोई लिमिटेशंस नहीं है। रास्टर को आप जितना वास्ट रीड करेंगे ये आपको उतना दूर तक आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ रास्टर इस्तेमाल होता है। रास्टर बेसिकली आप जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उसकी कैटेगरीज में आप ये ले सकते हैं कि जो आपके वेबसाइट डिज़ाइनर के जो यूआई डिज़ाइनर कहलाते हैं, जो कि आपका कंप्लीट वेबसाइट का यूआई डिज़ाइन करते हैं, वो लोग बेसिकली आपका जो है मतलब फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आपकी जो बिग लेवल या जाइंट कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ पर बेसिकली होता ये है कि आप अगर किसी क्लाइंट को कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग के प्रोसेस पे लेकर जा रहे हो तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, मतलब सेकंड या थर्ड प्रोसेस में कह सकता हूँ, लेकिन डिज़ाइनिंग कोडिंग डिज़ाइनिंग से पहले का जो प्रोसेस है वो बेसिकली यूआई डिज़ाइन कहलाता है। और यूआई जो है आपका वो ज़्यादातर आज आपकी यानी कि वर्ल्ड वाइड बेस अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपके पास एडोबी फ़ोटोशॉप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है उस यूआई को डिज़ाइन करने के लिए। इसी तरह से एप्लीकेशन डेवलपर्स जो हैं वो भी अगर आप ना कोई लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करना। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँगा कि जो मैट पेंटिंग आपकी कहलाती है, मैट पेंटिंग बेसिकली आपके जो आजकल जो बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ के अंदर आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे सीन्स क्रिएट किए जाते हैं जो रियलिटी में नहीं होते। तो वो जो रियलिटी के सीन्स हैं बेसिकली वही आपके पास मैट पेंटिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसी मैट पेंटिंग के थ्रू जो है आप वीएफएक्स आपकी जो कहलाती है, वीएफएक्स के अंदर मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ी फील्ड है वीएफएक्स की, जिसके ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर है एडोब आफ्टर इफेक्ट का, जिसके अंदर आप वीएफएक्स को जो है वो बहुत ही डिटेल में इस्तेमाल करते हैं। इन फ्यूचर अगर हुआ तो वीएफएक्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए कि बेसिकली हम लोग जो रास्टर इमेजेस हैं वो कहाँ कहाँ
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था फ़ोटोशॉप का एक बेसिक सा ओवरव्यू कि मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब इस ओवरव्यू के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आप लोग जो है फ़ोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे बताता चलूँ फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के दरमियान। यूज़र काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि क्या चीज़ें हैं जो हम इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं हम जो फ़ोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों प्लेटफॉर्म अपने आप से डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मैंने जैसे आपको बताया कि एक रास्टर बेस है और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये है वेक्टर बेस्ड। दोनों की बाउंड्रीज़ और लिमिटेशंस अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर दी गई हैं। आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। जो फ़ोटोशॉप के काम हैं मतलब बहुत सारी ऐसे डीप लेवल के काम हैं जो कि आप इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकते, और इलस्ट्रेटर के हाई रेजोल्यूशन बेस्ड ऐसे काम हैं जो कि आप फ़ोटोशॉप के अंदर नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप इन दोनों चीज़ों को कभी मिक्स मत कीजिएगा। हाँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि फ़ोटोशॉप की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, और इलस्ट्रेटर की कुछ सपोर्टिव लाइब्रेरीज़ हैं जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो ये दो डिफरेंस हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के, तो इन दोनों को कभी मतलब मिक्सअप मत कीजिएगा। बताने का सिर्फ मकसद ये था कि बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू फ़ोटोशॉप के बारे में कि फ़ोटोशॉप बेसिकली किस लिए डिज़ाइन किया गया, क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको डिटेल में यानी कि क्लियरली समझा दिया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मतलब आपको ओवरव्यू किस तरह से लगा है और कितना अच्छा लगा है। अच्छा, ओवरव्यू के बाद अब हम चलते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर। अच्छा, फ़ोटोशॉप का कौन सा वर्जन है जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ? बेसिकली फ़ोटोशॉप का वर्जन 2018 सीसी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे पहले मैं बहुत सारे वर्जन इस्तेमाल कर चुका हूँ, एडोब फ़ोटोशॉप 7.0, CS3, CS6, और अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ CC 2018। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट इसकी जो है आप रख सकते हैं, मतलब आप अच्छे तरीके से अगर आप काम करना चाहते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर, मतलब आपका सिस्टम हैंग ना हो, स्मूथली आप काम करना चाहते हैं, तो नॉर्मल जो मिनिमम रेजोल्यूशन है वो आपके पास होनी चाहिए कोर i3 का 4th जनरेशन मिनिमम। रैम आपके पास मिनिमम जो है वो 8 GB होनी चाहिए, ठीक है। स्पेस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी एक्सपेंड करना चाहो। मार्केट में इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती हैं हार्ड ड्राइव्स या SSD ड्राइव्स के अंदर, तो आप उन चीज़ों को जो है वो आप अपने हैंड पे रखिएगा। तो चलिए जंप करते हैं आप स्क्रीन की तरफ और देखेंगे आप फ़ोटोशॉप का लेआउट, बेसिकली फ़ोटोशॉप के लेआउट में क्या क्या चीज़। अच्छा, स्क्रीन की तरफ मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया फ़ोटोशॉप CC 2018। इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ओपन करने के बाद एक वेलकम स्क्रीन आती है, जो मतलब आप जब नया इंस्टॉल करते हो एडोब फोटोशॉप CC तो उस वक्त वो वेलकम स्क्रीन आपके पास हमेशा डिस्प्ले होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप, तो मैंने वो वेलकम स्क्रीन बंद कर दी है या बाय गलती से मुझसे बंद हो गई है, मुझे नहीं पता। तो वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके पास डिस्प्ले हो रही होती हैं, तो वो बेसिकली मुझसे गायब हो गई थी। तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए तो हम चलते हैं फिर लेआउट की तरफ और देखते हैं कि इसके लेआउट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये खुल चुका है हमारा लेआउट। अच्छा, लेआउट के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो हमारे पास है ये वर्क स्पेस। बेसिकली ये कंप्लीट वर्क स्पेस है जिसके अंदर बाउंड्रीज़ में आप रहते हुए काम करते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास ये आपका एरिया जहाँ पर आप अपनी स्क्रीन्स को देख कर काम कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर जो है वो टूल बॉक्स आता है, जो कंप्लीट यानी कि आपके जो टूल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, और इन सारे टूल्स को एक्सेस करते हुए आप अपने फ़ोटोशॉप के वर्क स्टेशन के अंदर काम करते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कुछ पैनल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पैनल्स के अंदर बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज़ और सेटिंग्स वगैरह जो भी आप काम कर रहे हो वर्क स्पेस के अंदर, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऊपर की तरफ जो है हमारे पास जो भी हमने टूल सेलेक्ट किया है बेसिकली उस टूल से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशंस या सेलेक्शंस वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर टूल सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी टूल सेलेक्ट करता जाऊँगा, तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उस टूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर की तरफ आपको डिस्प्ले होती है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका पूरा फोटोशॉप का जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये वर्क स्पेस के ऊपर काम कर रहा होता है। CS3 के अंदर भी वर्क स्पेस मौजूद है,
और उससे पिछला वर्जन मुझे याद नहीं पड़ता कि उसमें वर्क स्पेस था कि नहीं था, लेकिन CS3 के बाद से आपके पास वर्क स्पेस अवेलेबल है फ़ोटोशॉप के अंदर। और आपके जो CS8 के अंदर CC 2018 के अंदर जो वर्क स्पेस है वो बेसिकली यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड वर्क स्पेसेस हैं जो कि आपके पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप चाहें तो इनको चेंज करके जो है वो अपने वर्क स्पेसेस को चेंज कर सकते हैं। ये अपनी सेटिंग जो है वो दिखाता रहेगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्क स्पेस के अंदर आपको डिस्प्ले होती हैं या कौन से टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, मैं जो वर्क स्पेस इस्तेमाल करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वो इसेंशियल है, क्योंकि उसके अंदर मैं यूज़ टू हो चुका हूँ उसके ऊपर काम करते करते, तो मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। तो इसेंशियल के ऊपर ही मैं ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो एक चीज़ है हमारे पास वर्क स्पेस के ऊपर कि मतलब हमारे जितने भी पैनल्स हैं ये स्टिकी पैनल्स हैं। मतलब आप इनको हटा के कहीं भी स्टिक कर सकते हो। मतलब अगर कोई भी पैनल आपको समझ में आ रहा है कि मैं चाह रहा हूँ यार ये पैनल यहाँ से उठा के मैं कहीं और डाल दूँ, तो ये सारे के सारे स्टिकी पैनल्स हैं। मतलब इनको आप उठा के कहीं पर भी अपने पैनल के अंदर ऐड कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और क्या है कि मतलब जब आप मतलब ये सारे के सारे पैनल्स को एडजस्ट कर लें तो आप एक नया लेआउट भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपने सारी की सारी सेटिंग्स कर ली हैं, आपको समझ में आ गया कि अब मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी थी। वो सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करते हो, अपने वर्क स्पेस में जाते हो, यहाँ पर एक नया वर्क स्पेस डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, ये जो मतलब मैं अभी CC 2018 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगले वर्जन में या पिछले वर्जन में हो सकता है ये सेटिंग्स आगे पीछे हों, तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके पास वर्क स्पेसेस हैं ये आपको यहाँ पर विंडोज़ के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, वही सेम सेटिंग्स जो मैं अब यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने नाम से कुछ भी यहाँ पर देना चाहें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि इमरान वर्किंग एरिया। ठीक है, इसको मैं करने के बाद यहाँ पे सेव कर लूँगा, तो मेरे जो वर्क स्पेसेस हैं इसके अंदर मेरा वर्क स्पेस यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा। अब ये वर्क स्पेस तब तक आपके पास सेव रहेगा जब तक आपका फोटोशॉप इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। आपने फोटोशॉप को अनइंस्टॉल किया, इसकी जो सेटिंग्स थी वो सारी रिमूव हो जाएंगी और आपका वर्क स्पेस भी गायब हो जाएगा। इसको भी आप चाहो तो एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हो, लेकिन वो बहुत बात की चीज़ है, उसके ऊपर मैं नहीं चाहूँगा फ़िलहाल। ठीक है, तो ये तो था कि आप अपना वर्क स्टेशन डिज़ाइन कर सकते हो, यानी सॉरी वर्क स्पेस डिज़ाइन कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर, और उसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ है इसके अंदर कि मतलब अगर आपका फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से सारी की सारी चीज़ें उठा के बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझसे बाय मिस्टेक हुआ है। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ से सारी चीज़ें उठाई और मेरा वर्क स्पेस हो गया खाली। ये मेरी सेटिंग जो है सारी ख़राब हो गई। अच्छा, सेटिंग ख़राब होने के बाद जो है वो सर पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि मेरा यानी कि वर्क स्पेस पूरा ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँ। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ इसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। सिंपली आपने जाना है अपने वर्क स्पेस के अंदर और जो वर्क स्पेस आपको पसंद था वो आप सेलेक्ट करें और आपकी सेटिंग्स वापस वहीं आ जाएंगी जहाँ थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। आपके वर्क स्पेस के अंदर एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसेंशियल्स है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्टेशन वो वर्क स्पेस है इसका। अब अगर इसमें कुछ चेंजेस आप कर लेते हो और सेव नहीं भी करोगे ना, और बाद में जब आप इसेंशियल को सेलेक्ट करोगे तो जो आपने चेंजेस की थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी, तो उसको रीसेट करने के लिए आपको रीसेट इसेंशियल्स में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था आपके पास मतलब इस कंप्लीट वर्क स्पेस का ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास फोटोशॉप के अंदर जो कि आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके टूल्स हैं इनको आप मतलब इसकी साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आइकन मौजूद है जिससे आप एक्सपेंड कर सकते हो अपने टूल्स को। यहाँ पे डबल लेयर्स में एक्सपेंड हो जाता है। सारे के सारे टूल्स आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएंगे। तो ये तो था वर्क स्पेस का ओवरव्यू। उससे पहले मैंने आपको फोटोशॉप के बारे में बता दिया कि फोटोशॉप बेसिकली होता क्या है, सारी की सारी चीज़ें उसकी डिफाइन कर दी आपको। अब चलते हैं हमारे दो बेसिक टूल्स के बारे में। अच्छा, टूल्स के बारे में बताने से पहले मैं एक एडिशनल चीज़ आपको वर्क स्पेस के अंदर बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करते हो अपने इस फोटोशॉप के अंदर। फाइल के अंदर आप जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे न्यू। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+N जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। न्यू का डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करता हूँ और हमारे पास CC 2018 के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ टैब्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है हमारे पास CC 2018 के अंदर।
सबसे पहले हमारे पास रीसेंट का टैब है, मतलब ये वो टैब है यहाँ पर हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने फोटोशॉप के अंदर बनाते जाते हैं उनकी सेटिंग्स जो है वो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास सेव होती जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेव्ड, जो हमारे यानी कि हमने जो प्रीसेट्स यहाँ पर सेव किए हुए होते हैं वो तमाम के तमाम प्रीसेट्स, यानी कि हम अपने सेटिंग्स या अपने साइज़ का हाइट एंड वेथ के हिसाब से कोई प्रीसेट बना के सेव करना चाहें तो वो भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। हमें हर बार जो है उसको हाइट एंड वेथ और रेजोल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फ़ोटोज़ के कुछ प्रीसेट्स यहाँ मौजूद हैं जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट फ़ोटो, लैंडस्केप और ये सारी चीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। प्रिंट, मतलब आप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई प्रीसेट तो वो भी यहाँ पे प्री डिफाइंड मौजूद हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के प्रीसेट्स मौजूद हैं, वेबसाइट के हवाले से लेआउट के प्रीसेट्स मौजूद हैं और इसी तरीके से मोबाइल के हवाले से यहाँ पर काफ़ी सारे प्रीसेट्स मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि आपके जो वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं या यूआई डिज़ाइनर्स हैं जो वेब के यूआई डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के यूआई डिज़ाइन करते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये चीज़ जो है यानी यहाँ पर ये दो टैब्स जो हैं वेब और मोबाइल के दिए गए हैं ताकि वो इनको प्रीसेट्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपने यूआई को डिज़ाइन कर सकें। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा पे ये होता है कि आपको साइज़ याद नहीं होते मोबाइल्स के, मोबाइल में काफ़ी अब जो है आपके पास स्मार्टफोन्स वगैरह मौजूद हैं तो उनके साइज़ को रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उनकी हेल्प के लिए ये प्री डिफाइंड प्रीसेट्स आपको दिए गए हैं। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि मैट पेंटिंग के हवाले से कि उसके लिए भी आप स्टिल इमेजेस जो है वो बना सकते हैं, तो उनकी भी लेआउट्स यहाँ पर मौजूद हैं फिल्म एंड वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे प्रीसेट्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए सारे के सारे। अच्छा, अब नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम देंगे यहाँ पर। ठीक है, इमरान न्यू मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है विड्थ एंड हाइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है पिक्सेल्स और दूसरा है इंचेस। मैं ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, पिक्सेल्स और इंचेस। इसके अलावा मैं कोई जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता हूँ और ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल नहीं भी करते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम रास्टर बेसिस के ऊपर काम करते हैं, तो जो हमारे प्रीसेट्स हैं प्री डिफाइंड, उन प्रीसेट्स के लिए ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इनके ऊपर अपना टाइम मतलब घबराइएगा नहीं कि इतने सारे प्रीसेट साइज़ हैं हमारे पास। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इन दोनों साइज़ के ऊपर काम करें। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कभी मतलब काम करना चाह रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आगे एज अ कैरियर लेकर जाना चाह रहे हो, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये दो ही साइज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल पिक्सेल्स के ऊपर काम करूँगा और ज़्यादातर मैं इस्तेमाल ही पिक्सेल्स को करता हूँ। अच्छा, पिक्सेल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले विड्थ होती है और फिर हमारे पास हाइट होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है ओरिएंटेशन। बहुत सारे यूज़र्स को जो है वो पता होगा ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होती है, लेकिन बहुत सारे यूज़र्स को पता नहीं होता कि ओरिएंटेशन बेसिकली होती क्या है। अच्छा, इसको क्लियरली एग्जाम्पल को जो है वो समझाने के लिए मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक पेपर है फ़र्ज़ करें। ठीक है, तो मैं अगर इस पेपर को, अगर आपको सही दिख रहा होगा इस वक्त यहाँ पे, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ कि ये पेपर जो है इस वक्त आपके पास पोर्ट्रेट पोजीशन में मौजूद है, तो वो आपके पास ये साइज़ आएगा। बेसिकली ये साइज़ इस वक्त A4 साइज़ है आपके पास, जो कि इंटरनेशनल पेपर साइज़ कहलाता है। A4 साइज़ अगर मैं इसको आप साइज़ देख रहे होंगे कि इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है और विड्थ जो है इसकी कम है, तो ये जिस पोजीशन में इस वक्त है ये बेसिकली पोर्ट्रेट आपके पास पोर्ट्रेट है। इसी की तरह अगर मैं इसको इस साइज़ में लेके आऊँ, मतलब रेक्टेंगल शेप के अंदर, तो ये आपके पास पोर्ट्रेट कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा। सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने आपको पोर्ट्रेट बोल दिया। ये आपका पोर्ट्रेट है और ये आपका लैंडस्केप है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे यूज़र को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है कि किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पर आपके पास आइकन भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर पोर्ट्रेट और दूसरा आपके पास लैंडस्केप का। ठीक है, साइजेस हो गए आपके पास। उसके बाद आ जाती है आपके पास रेजोल्यूशन। एक चीज़ याद रखिएगा फ़ोटोशॉप के ऊपर काम करते हुए कि जब आप स्टार्टिंग में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि
उसकी जो रेजोल्यूशन है या उसकी हाइट और विड्थ जो है, जो आपने उस वक्त सेट कर दी है वो सेट कर दी। इसके बाद अगर इन फ्यूचर जाके आप उसकी विड्थ एंड हाइट या रेजोल्यूशन आप बढ़ाएंगे तो भूल जाइए कि आपने जितना भी काम किया था वो सारा का सारा वेस्ट है। जितनी भी आपने मतलब प्रॉपर्टीज़ या फिल्टर्स या कलर्स ब्रशेस वगैरह जो भी आपने काम किया था वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी आप फोटोशॉप के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में जो आपने साइज़ दिया था वो आपका मैक्सिमम साइज़ है। उससे ज़्यादा आप एक्सीड करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पिक्सेलेट हो जाएगा। मतलब आपकी जो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई इमेज है 200 पिक्सेल्स बाय 200 पिक्सेल्स, या फ़र्ज़ करें मेरी एक फ़ोटो है, उसकी विड्थ एंड हाइट मैंने रखी है 500 पिक्सेल्स बाय 500 पिक्सेल्स। अब इससे ज़्यादा अगर मैं उसको जूम करूँगा तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा, मतलब आपकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब हो जाएगी। इसी की एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो एक अगर आप मेरे एक कैमरा ले लें, ठीक है, उसके अंदर अगर आप अपने आप का अपना फेस अगर इसमें शूट करें और आप उस DSLR कैम से जूम करते जाएं अपने फेस को, तो आपको एक अजीब सा मतलब पोर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे अपने। तो वहाँ पर ये चीज़ आ गई है कि अब आप अपने फेस को उस कैमरे के अंदर डीपिक्सेलेट कर रहे हो। तो फोटोशॉप में ये याद रखिएगा कि स्टार्ट में जो आपने अपना डॉक्यूमेंट का साइज़ रखा है वो मैक्सिमम साइज़ है, उससे ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो रास्टर इमेजेस का सबसे डिसएडवांटेज जो है सबसे बड़ा वो यही है कि आपने जो मैक्सिमम साइज़ रखा था वो साइज़ आपका मैक्सिमम था, उससे ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। तो यही सारी सेटिंग था यहाँ पर विद इन हाइट और रेजोल्यूशन। मैं मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमेशा 300 रखता हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे किसी बड़े लेवल के ऊपर या बैनर्स के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना है तो मैं वो इजीली इस्तेमाल कर सकूँ। क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट 300 पिक्स रेजोल्यूशन आपने रखी है और विद हाइट भी आपने अच्छी खासी रखी है तो डॉक्यूमेंट को छोटा करना फ़ोटोशॉप के अंदर आसान है, लेकिन आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कलर मोड्स आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कुछ 5 तरीके के जो हैं यहाँ पे कलर मोड्स मौजूद हैं। CMYK, RGB, लैब कलर, ग्रे स्केल एंड बिटमैप। ग्रे स्केल और बिटमैप बेसिकली दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ग्रे स्केल के अंदर आप बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देते हो 2 बिट्स के अंदर, मतलब ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से RGB जो है ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आप इस्तेमाल करते हो रेड ग्रीन ब्लू, मतलब 3 कलर्स को मिला के आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट या आप कह सकते हो रास्टर इमेज डिज़ाइन करते हो जिसके अंदर 3 कलर्स को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी मतलब एक रास्टर इमेज को क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। इसी तरीके CMYK जो है ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं वेब बेस। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो उन सारे मतलब वेब के ऊपर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना चाहते हो वेब बेस, तो वहाँ पर आप CMYK इस्तेमाल करते हो। प्रिंट बेस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप RGB को इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये कुछ कलर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो है हम लोग वाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके ऊपर हमारा बैकग्राउंड जो है वो वाइट आता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। विड्थ मैं रखता हूँ उसकी 1000 पिक्सेस एंड हाइट मैं इसकी रखता हूँ 500 px। ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी मैं 300 रखूँगा और मैं इसको फ़िलहाल जो है वो CMYK कलर कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक प्रीसेट था सेव्ड के नाम से। इस सेव्ड के अंदर अगर आप कोई प्रीसेट डालना चाहते हो तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप यहाँ पर इस प्रीसेट को यहाँ पर सेव कर सकते हो। मैं इसको कह देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इमरान। ठीक है, ये करने के बाद आपकी सेटिंग वही रहेंगी और आप इसको सिंपली सेव कर देंगे तो आपके सेव के जो प्रीसेट्स हैं उसके अंदर आपके पास एक प्रीसेट यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपल इसको क्रिएट कर लें तो आपका एक डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस वक्त जो है वो इसका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट है तो इसीलिए आपको यहाँ पर ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस वर्किंग एरिया के अंदर आपके पास यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये आपका जूमिंग लेवल यहाँ पर डिस्प्ले करता है। 78.7% यहाँ पर एक जूमिंग लेवल दिखा रहा है। आप जितना जूम करोगे आपके पास यहाँ पर वो जूमिंग आपको दिखा देगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे जूम सेलेक्ट करने के बाद और आप अपने यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं और ये आपका 100% जो आपका एरिया है वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा।
जूम इन जो है वो यहाँ पर इस वक्त 86.9 दिखा रही है, क्योंकि आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से भी आपको एरिया दिखाता है कि आपके पास कितना एरिया सेव्ड है, उसके अंदर ये आपको कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट उसके अंदर डिस्प्ले करता है। ठीक है, दो टूल्स थे हमारे पास। एक तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहले था वो मूव टूल था, और इसी के साथ हमारे पास जो है ना मार्की टूल, यानी कि जो कि हम सिलेक्शन टूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों की एग्जांपल्स समझाने के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर मार्की टूल है जिसको मैं क्लिक करूँगा, और इसकी जो शॉर्ट की है वो M आप प्रेस करेंगे तो ये टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप राइट कमांड जो है, मतलब माउस का जो राइट क्लिक है दबा के रखेंगे इसके ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर 4 डिफरेंट शेप्स हैं मार्की के, रेक्टेंगल बेस्ड और सर्कल बेस्ड हैं, और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी आपके पास मौजूद हैं। स्क्वायर को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और सिलेक्शन के बाद बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन या मार्की टूल को इस्तेमाल करना, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपने कितना एरिया पिक्सेल्स का अपने इस फाइल के अंदर सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। जितनी आपने सेलेक्शंस की हैं इसी के अंदर अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो वो इसी सिलेक्शन के इनसाइड अप्लाई होंगी, इससे बाहर अप्लाई नहीं होंगी। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर कलर जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, बी दबा के मेरे पास ब्रश सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ पे कलर करता हूँ। तो हुआ क्या बेसिकली कि जो मेरी सेलेक्शंस थी उसी के अंदर जो है इसने पिक्सेल्स को सेलेक्ट करके जो है उसके ऊपर कलर किया है, उसके बाहर नहीं गया, क्योंकि मैंने सेलेक्शन इसको दी है और उस सेलेक्शन के अंदर ही ये अपना काम करेगा। सेलेक्शंस को ख़त्म करने के लिए शॉर्ट की आप इस्तेमाल कर सकते हो कंट्रोल डी, या फिर आप वापस यही अपना टूल जो है मार्की का सेलेक्ट करके कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एक बेसिक थी मतलब इस्तेमाल जो मैंने आपको बता दिया मार्की टूल का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्की टूल के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त मार्की टूल के बारे में। और इसके बाद जो हमारा सेकंड टूल था वो था हमारे पास सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल को मैं कह सकता हूँ यानी कि मूविंग टूल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका शॉर्ट की जो है वो वी है, वी को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो मूविंग टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो मूव कर सकते हो आसानी से। लेकिन यहाँ पर एक ब्लेंडर जो हमने किया है जो ज़्यादातर यूज़र करता है, याद रखिएगा फ़ोटोशॉप जो है वो काम करता है लेयर्स के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप अपने जो शेप्स हैं या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अपने लेयर्स के ऊपर ही अप्लाई करें। लेयर्स पे अप्लाई नहीं करेंगे तो आपने जितना भी काम किया है वो आपका सारा वेस्ट है। उसके लिए फिर आप अपना सर पकड़ के मत बैठिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं। इसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे हो अपनी नई लेयर के ऊपर अप्लाई करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है या कोई ब्लंडर हो गया है आपसे, तो वो उस सेलेक्टिव लेयर के अंदर वो चीज़ अप्लाई हुई है, आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं हुई। तो लेयर के फ़ायदा ये है कि अब अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कोई चीज़ मूव करना चाहता हूँ, तो फ़िलहाल ये यहाँ पर मूव हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये लेयर जो है इस वक्त लॉक्ड नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं फ़र्ज़ करें एक नई लेयर बनाता हूँ, ठीक है, नई लेयर बना के मैं इसको ट्रांसपेरेंट के बजाय वाइट करके क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब ये जो मेरे पास एरिया है बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बनता है ट्रांसपेरेंट के अलावा, तो आप इस सिलेक्शन लेयर के अंदर अगर मैं फ़र्ज़ करें ब्रश करके कोई चीज़ यहाँ पे कलर करता हूँ और मूव टूल से मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर मुझे ये एरर जनरेट करेगा। एरर क्या है वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, सिर्फ आपको ये बताना था कि आप लेयर्स के ऊपर काम करें। ये आपका बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर आप काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और लेयर बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, यानी कि अंडू कर लेते हैं इसको। ठीक है, अंडू करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर बॉटम में मेरे पास एक छोटा सा आइकन मौजूद है जो कि लेयर के नाम से मौजूद है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक एक्स्ट्रा लेयर मेरे पास यहाँ पर बन गई है। अब इस लेयर के अंदर मैं क्या करूँगा, ब्रश सेलेक्ट करके मैं कुछ भी पेंट करता हूँ। अब इसका फ़ायदा मेरे पास क्या है कि मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को आसानी से मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर मेरे पास लेयर के अंदर मौजूद है।
मैं चाहूँ तो इसको कलर जो है इसका चेंज भी कर सकता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद कोई भी कलर दे सकता हूँ, क्योंकि ये अब लेयर के अंदर मौजूद है तो मैं चाहूँ इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ इस लेयर के लिए। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं लेयर्स के लिए कि आप लेयर्स के ऊपर काम करें तो ज़्यादा आसान है आपके लिए फ़ोटोशॉप पे काम करना। और ये दो टूल्स थे जो बेसिक टूल थे जो मुझे आपको इस लेक्चर के अंदर बताने थे। बेसिक लेक्चर हैं तो इसमें बेसिक चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी आने वाली हैं। और उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर चीज़ें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा, और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दिएगा। वीडियो को लाइक करके अगर आपके दिमाग में कोई कमेंट है या आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कंजूसी मत कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जितना शेयर कर सकते हैं RSL ट्यूटोरियल की वीडियोस को, इस वीडियो को, चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से RSL ट्यूटोरियल के अंदर। और बस यही चीज़ें हैं जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। वीडियो को अब यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।